हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ल्ड नीड्स। आज से हम परभनी ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो हम पहला सब्जेक्ट एग्रोनॉमी से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम हमारा पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं एग्रोनॉमी का। पहला ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल विथ। देखिए, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इस ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन किससे पॉसिबल होता है। ऑप्शन ए है टेंशनोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, ग्रेविमेट्रिक मेथड, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक्यूरेट सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के जो प्रोसेस है वो मतलब चार ही इससे टेंशनोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, ग्रेविमेट्रिक मेथड और न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, इस चार ही ऑप्शन से सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि एक्यूरेट किससे होता है। तो एक्यूरेट सिर्फ ग्रेविमेट्रिक मेथड से सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन होता है। बाकी इन तीनों से भी होता है, लेकिन एक्यूरेट ग्रेविमेट्रिक मेथड से ही होता है। नेक्स्ट, विच नॉन मॉनिटरी इनपुट डिसाइड द प्लांट स्टैंड इन द फील्ड। ऐसा कौन सा इनपुट डिसाइड करता है जो प्लांट जो है वो फील्ड में उसके भरोसे स्टैंड होता है। जिसका पहला ऑप्शन है जर्मिनेशन परसेंट, सोइंग डेप्थ, सीड साइज एंड वेराइटी। देखिए, जर्मिनेशन परसेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका और प्लांट जो स्टैंड रहता है फील्ड में उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। देन सोइंग डेप्थ से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो किसके भरोसे रह सकता है फील्ड में, तो वो है सोइंग डेप्थ। हम जितना अंदर तक उसे बोते हैं उसी तरह से वो डिपेंड करता है कि वो स्टैंड रहेगा या फिर वहां से वो उसके लॉजिंग की प्रॉब्लम वहां पे होगी। देन सीड साइज से हम डिसाइड करते हैं कि जो सोइंग जो है सीड की वो कितने डेप्थ तक करनी है, वो सीड साइज से हम डिसाइड करते हैं। और वेराइटी और प्लांट स्टैंड का तो कोई संपर्क ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सोइंग डेप्थ। थर्ड है ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइंग मेथड इज कॉमनली फॉलो इन फील्ड क्रॉप। तो देखिए, इसका आंसर हम जनरली भी दे सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन है ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि ऐसे ही सीड फेंक देना फील्ड पे। देन डिबलिंग मतलब हाथ से बोना सीड को। देन ट्रांसप्लांटिंग मतलब नर्सरी से उठा के फार्म में प्लांट कर देना। और लाइन सोइंग मतलब स्पेस टू फेस डिस्टेंस, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करके लाइन सोइंग करना, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में भी होता है और एग्रीकल्चर क्रॉप में भी किया जाता है। तो कॉमनली लाइन सोइंग यहाँ पे यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है लाइन सोइंग। देन क्वेश्चन नंबर 4, सक्सीडिंग क्रॉप इन रिले क्रॉपिंग इज नोन एज। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिले क्रॉपिंग मतलब क्या होता है और ये जो क्रॉपिंग है वो कहाँ की जाती है। तो रिले क्रॉपिंग जो है वो गोंदिया जैसे डिस्ट्रिक्ट में की जाती है हमारे महाराष्ट्र के। रिले क्रॉपिंग को पैरा और उत्तरा क्रॉपिंग भी कहा जाता है। और रिले क्रॉपिंग का मीनिंग होता है कि पहला क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट करने से पहले ही दूसरे क्रॉप को सोन कर देना, उसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है कि रिले क्रॉप, ऐसी कोई टर्म नहीं रहती रिले क्रॉप वगैरह, तो ये ऑप्शन वहां पे कैंसिल हो जाता है। फिर है कैश क्रॉप मतलब जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जैसे ग्राउंडनट हो गया। जिस भी क्रॉप से हमें पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं कैश क्रॉप। देन रेट्यून क्रॉप जैसे कि शुगर केन, बाजरा में रेट्यूनिंग होती है, उसका 1/3 पोर्शन काट के उसे फिर से उगाया जाता है, उसे कहते हैं रेट्यून क्रॉप। और कैच क्रॉप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फास्ट ग्रोइंग क्रॉप कैप्चर सॉइल न्यूट्रिएंट। कैच क्रॉप मतलब कि पहले जो सक्सीडिंग कैच क्रॉप जो होता है वो जल्द से जल्द, जैसे कि रिले क्रॉपिंग में एक साल में 4 क्रॉप हमें लेने पड़ते हैं। कैच क्रॉप मतलब उसकी ड्यूरेशन भी शॉर्ट होती है और वो जल्दी से अगर फेल्यूर हो सकता है हमारे पिछले क्रॉप का तो जल्दी से पकड़ लेता है, इसीलिए उसे कैच क्रॉप कहा जाता है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन विच क्रॉपिंग सिस्टम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इज पॉसिबल। मतलब स्पेस का किस में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, किस सिस्टम में यूज होता है। तो देखिए, यहाँ पे है इंटरक्रॉपिंग का मीनिंग आपको पता है कि 2 क्रॉप के बीच में क्रॉप लगाना। रिले क्रॉपिंग का मीनिंग अभी समझा है मैंने। मिक्स क्रॉपिंग भी आपको पता है क्या होता है तो। और मल्टी स्टोर क्रॉपिंग मतलब जैसे कि यहाँ पे हो गया पाइनएप्पल, देन यहाँ पे हो गया फिर सनफ्लावर, उससे थोड़ी सी बड़ी हाइट का सनफ्लावर, फिर उससे थोड़ी बड़ी हाइट का शुगर केन। तो ऐसे ना स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे इसमें ऐसे प्लांट लगाते हैं जो सबसे छोटे हाइट के होते हैं, वो ऐसे प्लांट लगाते हैं जो कि शेड लविंग हो। देन उसके बाद तो आता है सनफ्लावर, मतलब उससे थोड़ी बड़ी हाइट का, वो भी शेड लविंग। और फिर शुगर केन जो कि सन लविंग होता है। ऐसे क्रॉप इसमें यूज किए जाते हैं जिसमें, और इसमें जो स्पेस है वो सबसे कम रखी जाती है।
और इसमें स्पेस का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं मल्टी स्टोर क्रॉपिंग। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच इज द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल एग्रीगेट व्हेन सॉइल इज यूज एज अ मीडियम फॉर क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट सॉइल का स्ट्रक्चर कौन सा है? देखिए प्लेटी मतलब प्लेटी, ब्लॉकी, कोलुमनार, ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें जो पानी जो है वो पानी उसमें स्टोर नहीं रहता है, पानी वहां से चला जाता है। और क्रुम्बिश टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है ताकि इसमें सबसे ज्यादा पोरोसिटी होती है और इसमें जो पानी जो होता है वो पानी इसमें समा जाता है ताकि मॉइस्चर जो होता है वो प्लांट के लिए वहां पे रहता है। तो क्रुम्बिश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे आइडियल है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट ऑफ, तो इसका आंसर है क्ले। क्ले की साइज सबसे ज्यादा छोटी होती है, उससे बड़ी होती है स्लील की, उससे ज्यादा बड़ी होती है सैंड की और फिर ग्रेवल की होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा जैसे अपन बोलते हैं ना मड, चिकन माटी जिसे कहते हैं, वो होती है क्ले। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो क्ले पे डिपेंड रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर अंडर अनसैचुरेटेड कंडीशन टेक्स प्लेस थ्रू। अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ पे पानी नहीं रहता, तो मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर की मूवमेंट अनसैचुरेटेड कंडीशन में कहाँ से होती है? तो उसका आंसर है इनर कैपिलरी से होती है। इनर कैपिलरी मतलब अंदर का भाग, जो माइक्रोस्पोर, इंटरनल स्पोर से और आउटर कैपिलरी से तो उसका कोई संपर्क ही नहीं है। इनर कैपिलरी से ही अनसैचुरेटेड कंडीशन की होती है। सैचुरेटेड की बात अलग है लेकिन अनसैचुरेटेड की बात अलग चल रही है यहाँ पे। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑफ द फॉलोइंग विच फील्ड क्रॉप इज यूज एज बेस्ट गार्ड क्रॉप एंड सोन अराउंड द मेन क्रॉप। देखिए बेस्ट गार्ड क्रॉप कहा यहाँ पे और वहां पे सैफफ्लावर होगा तो आपको सैफफ्लावर ही क्लिक करना है। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सनफ्लावर और सैफफ्लावर में, क्योंकि सनफ्लावर भी गार्ड क्रॉप है लेकिन बेस्ट कहा गया है यहाँ पे सबसे ज्यादा। सैफफ्लावर जो होता है वो इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ और मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देता है, इसीलिए सैफफ्लावर ये बेस्ट एग्जांपल है बेस्ट गार्ड क्रॉप का। सनफ्लावर भी आता है लेकिन बेस्ट में सनफ्लावर नहीं आता है, सैफफ्लावर ही बेस्ट में आता है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द सीक्वेंस इज फॉलो टू कैरी आउट टिलेज ऑपरेशन। कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन की ओर जाते हैं हम, फ्लोइंग। देखिए फ्लोइंग जो है प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन है। फ्लोइंग कौन सी भी फ्लोइंग हो, विट फ्लोइंग, ड्राई फ्लोइंग, कौन सी भी फ्लोइंग हो, फ्लोइंग आ गया तो ये प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में ही आएगा। देन क्लॉड क्रशिंग, देन हैरोइंग जो है वो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है। कौन सा भी हैरो हो, सिल्ट हैरो हो, बेल्ट हैरो हो, वो हैरोइंग सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में ही आएगा। देन प्लैंकिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड क्लोथ्स जो होते हैं, मिट्टी के जो बड़े बड़े पत्थर के समान होते हैं, वो प्लैंकिंग से क्रश किया जाता है। तो इसका सही सीक्वेंस है प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन, फिर क्लॉड क्रशिंग, फिर सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन, फिर प्लैंकिंग। मतलब फ्लोइंग, क्लॉड क्रशिंग, हैरोइंग और प्लैंकिंग ही इसका सही आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच होई इज यूज टू कैरी आउट इंटरकल्चर ऑपरेशन इन द फील्ड क्रॉप अप टू 15 डेज आफ्टर सोइंग। सोइंग के बाद 15 डेज बाद कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो 15 डेज बाद जिसे हम यहाँ पे ऑप्शन है एंटायर ब्लेड, अकोला, यहाँ पे बेल्ट होना चाहिए इसकी जगह, अकोला ब्लेड, देन सिल्ट बेल्ट और स्प्रिंग टिथ। तो सिल्ट ब्लेड जिसे हम डवर्नी कहते हैं ये 15 डेज सोइंग के बाद की जाते हैं। सिल्ट ब्लेड का ऑप्शन किया जाता है, ये ट्रैक्टर से भी किया जाता है जनरली, अभी तो ट्रैक्टर से ही चल रहा है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर परसेंट इन ग्रेन शुड बी रिड्यूस टू -% बिफोर स्टोरेज। स्टोरेज से पहले कितना मॉइस्चर परसेंट हमें रिड्यूस, मतलब कितना मॉइस्चर स्टोरेज में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो तो क्या हो सकता है, इंसेक्ट पेस्ट उससे अटैक हो सकते हैं उसमें और ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, सीड में भी अंकुल जो है वो फूट सकते हैं। इसीलिए मॉइस्चर परसेंटेज कितना रिड्यूस होना चाहिए बिफोर स्टोरेज। तो यहाँ पे 11% आइडियल है, 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर ज्यादा हो 11 से तो प्रॉब्लम ऐसी होती है इंसेक्ट पेस्ट अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ और उसे खा जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इसका आंसर है 11%। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मॉइस्चर परसेंटेज स्टोरेज में कितने % होना चाहिए, तो उसका आंसर है 11%। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द फेल्यूर ऑफ वाइबल सीड टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड।
मतलब फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी जो जिंदा जो सीड है वो जर्मिनेट न हो पाई, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे डॉर्मेंसी कहते हैं। डॉर्मेंसी को हमने ग्रेजुएशन में सीखा है कि इसे रेस्टिंग पीरियड भी कहा जाता है सीड का। अगर फेवरेबल कंडीशन रही तभी भी एक जिंदा सीड जिसमें एम्ब्रियो है उसका फेलियर हो गया, जर्मिनेशन उसका नहीं हो पाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम डॉर्मेंसी कहेंगे। इसका राइट आंसर है डॉर्मेंसी। देन क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ काउपी सीड इज ट्रीटेड विद, मतलब काउपी सीड को किससे ट्रीट किया जाए कि उसकी यील्ड बढ़ जाए? तो उसे राइजोबियम कल्चर से हम ट्रीट करते हैं। राइजोबियम से हम उसे ट्रीट करते हैं। आपने सुना होगा सीड ट्रीटमेंट होती है, तो जो काउपी की है अगर राइजोबियम कल्चर से हम उसे सीड ट्रीटमेंट देंगे, उसको करेंगे सीड ट्रीटमेंट, तो उसकी यील्ड जो है वो बढ़ती है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल सोइंग आउट ऑफ सीडलिंग अबाउ सॉइल सरफेस इज कॉल्ड एज, मतलब देखिए यहाँ पे दो टर्म रहती है, एक इमर्जेंस की और एक जर्मिनेशन की। तो यहाँ पे अगर ये ग्राउंड सरफेस हो गया है, ये समझो ये ग्राउंड सरफेस हो गया, ये है सीड। तो देखिए अगर यहाँ पे सीड को जो है यहाँ पे ही अंकुर फूटते हैं तो उसे कहा जाता है जर्मिनेशन हो गया। मतलब जो यहाँ पे सरफेस है, सॉइल सरफेस, उसके अंदर की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे अगर उसे फूट गया अंकुर तो इसे जर्मिनेशन कहा जाता है। लेकिन अगर वो ग्राउंड सरफेस के बाहर आके यहाँ पे लीफ आ जाते हैं उसे, तो इसे कहते हैं इमर्जेंस। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक्चुअल कमिंग आउट ऑफ सीडलिंग अबव ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के ऊपर आने के बाद उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इमर्जेंस। लेकिन ग्राउंड सरफेस के नीचे ही अगर वो उग जाए तो उसे कहते हैं जर्मिनेशन। इसीलिए जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट पूछा गया था एक बार, जिसका आंसर था 85%। तो ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रो आउट ये कोई टर्म ही नहीं रहती। इलोंगेशन मतलब पता है आपको, जो स्ट्रेचेबल करना, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे जर्मिनेशन और इलोंगेशन किसे कहते हैं। ग्राउंड के नीचे होता है जर्मिनेशन और उसके थोड़े से भी ऊपर, ग्राउंड के ऊपर आ गया तो उसे कहते हैं इमर्जेंस। तो उसे इमर्जेंस इसका राइट आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर इंसिटू सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। देखिए ग्रेविमेट्रिक मेथड किसके लिए थी? एक्यूरेट सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए थी। लेकिन यहाँ पे दिया गया है इंसिटू में सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन किससे किया जाता है? इंसिटू टर्म आ गई तो इसका आंसर है टेंशनोमीटर। टेंशनोमीटर से क्या होता है? इंसिटू सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन होता है। रिंगेज से रेन वाटर डिटर्मिनेशन किया जाता है यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर कन्वीनियंस इन सोइंग डैश सीड ट्रीटमेंट इज यूज इन कॉटन। कॉटन मतलब आपको पता होगा, कॉटन जो होता है डिनाइटिंग वगैरह कॉटन की जाती है। तो किस सीड ट्रीटमेंट से उसकी डिनाइटिंग वगैरह होती है? अगर उसे सोइंग मतलब उसका जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ाना हो तो किससे हमें वो जो है वो सीड ट्रीटमेंट देनी चाहिए कॉटन को? तो उसका आंसर है सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। CuSO4 जो होता है वो होता है CuSO4 जो होता है, सॉरी CuSO4 नहीं, H2SO4 जो है इसका फॉर्मूला है सल्फरिक एसिड का, वो यूज किया जाता है कॉटन के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये इसे करना ही पड़ता है डिलाइटिंग वगैरह के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीड इज कॉमनली यूज बाय द फार्मर फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिए इसका सही आंसर है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड ही सीड ही फार्मर यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लीगल सीड रहती है। ब्रीडर सीड जो होती है वो जो ब्रीडर रहता है ऑफिशियल प्रोफेशनल उसके तरफ से आती है। देन न्यूक्लियस सीड जो है वो बाद में उसे डिटेक्ट करते हैं सीड को, फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग के बाद न्यूक्लियस सीड बनती है, फिर उसके बाद फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड जो है वो फार्मर के पास आती है और उनको वो डिटेक्शन के लिए डिटेक्ट वगैरह करने के बाद वो लीगल सीड होती है। और सर्टिफाइड सीड जो भी सीड हम सोइंग करते हैं, कौन सी भी सीड वो सर्टिफाइड सीड ही होती है। सर्टिफाइड सीड के अलावा दूसरी कौन सी भी सीड हम जो फार्मर है वो यूज कर ही नहीं सकते, सिर्फ सर्टिफाइड सीड ही वो रहती है। तो इसका जो 15 इंटू 7.5 जो इसका ये डिस्टेंस भी होता है, टैग साइज होती है उसकी, टैग साइज नॉट डिस्टेंस, टैग साइज होती है। और ब्लू जो है
ब्लू इसका कलर होता है, ब्लू कलर होता है इसका। देन फाउंडेशन सीड का व्हाइट कलर होता है, ये पता होना चाहिए हमें। देन ब्रीडेड सीड का गोल्डन येलो होता है, ये भी पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज रेफर्ड एज सॉइल स्ट्रक्चर, ये तो कॉमन डेफिनेशन है। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज रेफर एज सॉइल स्ट्रक्चर। देन सैंड, सिल्ट और क्ले के रेशो को हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल सेशन कट डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड एज। वर्टिकल सेशन मतलब ऐसा जो सेशन होता है वो अगर कट करने के बाद थ्रू द सॉइल, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन होते हैं, ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बाद में रहता है आर हॉरिजॉन। तो अगर हम इस तरह से उसे कट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये हो गया सॉइल प्रोफाइल। वर्टिकल सेशन कट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, वर्टिकल सेशन कट डाउनवर्ड की ओर हम कट करते हैं तो उसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो आज हमने 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए विद उसका डिस्क्रिप्शन। अगर आपको परभनी ऑब्जेक्टिव सीरीज की जो ये सीरीज है उसके लेक्चर्स जो है वो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसे शेयर कीजिए ताकि ये सीरीज कंटिन्यू रह सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।